Bismillahirrahmanirrahim. So last time when we were physically in the class, we started few topics of respiratory system and we have completed the pulmonary volumes and capacities. And related to that pulmonary volumes and capacities, I took a class in which only 3 or 4 students were there in the last days when Eid was very near. So, and I told them about obstructive lung disease and restrictive lung disease. So, I'll give you a brief idea again about the obstructive lung disease and the restrictive lung disease and then go on. So, what is obstructive lung disease? The word obstructive lung disease denotes that there is some obstruction in the lungs or the passageway, air passageway. For example, for example, if I can say that I am breathing normally means I am taking my air inside the lungs normally, but there are difficulties in expiration. So, for example, I can say this is my lung, okay, 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 and the air is coming normally inside the lung, okay, but when the air try to goes out, there is some obstruction. Now, obstruction doesn't mean that there is a physical obstruction, यानी कि ये ऐसी कोई obstruction है. ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके एयरवेज नैरो हो जाए, यानी कि ये आपका एयरवे है और अब आपका एयरवे इतना पतला हो जाए फॉर एग्जांपल. तो अब देखो ये जो एयरवे है आपका, ये बहुत नैरो हो गया है, जिसकी वजह से एयर को बाहर जाने में प्रॉब्लम हो रही है. नॉट ओनली ये बिगर एयरवे, अगर हम बात करें तो जो छोटे छोटे एयरवेज हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर डक्ट्स, अगर ये भी नैरो हो जाए तो उसमें भी एयर को बाहर जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी एंड हम कहेंगे कि ये डिजीज इज कॉल्ड एन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज. जैसा कि बहुत कॉमनली होता है एस्थमा के अंदर. In the asthma, what happens that when the person taken air in, but when he tries to take that air out, the airway become narrow because of any allergy, because of edema, because of any hypersensitivity reaction. And due to the narrowing, the air will not go outside. And when the air will not go outside, it means the air will trap inside the lung. Air को यहाँ फंस जाएगी. और जब एयर यहाँ फंस जाएगी तो वो सारी एयर बाहर नहीं निकाल पाएगा. उसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज. इस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं, एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है कि आपके जो एल्वुलाई, ये नॉर्मल एल्वुलाई से फॉर एग्जांपल, ठीक है. अब आपके एल्वुलाई ऐसे हो जाएंगे. दिस इज द नॉर्मल साइज ऑफ योर एल्वुलाई इन द एम्फाइसीमा. व्हाट इज दिस? इसका मतलब है कि जो एल्वुलाई के अंदर इलास्टिसिटी थी वो खत्म हो गई और एल्वुला किसी वजह से एल्वुलर की वॉल डैमेज हुई है और उस डैमेज की वजह से एल्वुलाई क्या कर पा रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं. अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो एयर को बाहर पुश नहीं कर सकेंगे. तो ये भी क्या कर रहे हैं? एयर की ट्रैपिंग कर रहे हैं. इससे क्या पता चला? व्हाट डज इट मीन? इन द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज देयर इज a narrowing, there is loss of elasticity in the alveoli, which leads to trapping of the air, and the person is unable to exhale or expire whole amount of the air which is taken in. बात मेरी समझ में आ रही है कि हमने सांस लिया, 0.5 लीटर्स का हमने टाइडल वॉल्यूम किया और हमने एयर को अंदर सक किया लंग्स के अंदर. अब वो सारी की सारी एयर्स को हम बाहर निकाल नहीं पा रहे. क्यों? बिकॉज कि लंग्स के अंदर एयर ट्रैप हो रही है, या तो नैरोइंग ऑफ द पैसेज वेज हो रहे हैं या आपके एल्वुलाई की जो वॉल्स है उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई है तो वो एयर को ट्रैप कर रहे हैं. मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? एवरीबॉडी इज हियरिंग मी? काइंडली रिस्पॉन्ड मी ऑन चैट. ओके. तो मैंने आपको 2 एग्जांपल दी, एक एम्फाइसीमा की दी, एक एस्मा की दी. ठीक है जी. ओके. जिसने हैंड रेज किया है वो सवाल पूछ ले मुझसे चैट पे. तो अब हम क्या कहेंगे? इंक्रीज इन एयरवे रेजिस्टेंस. मैं एयरवे रेजिस्टेंस क्यों कह रहा हूं? बिकॉज देखो मैंने अभी बात की, अगर आपने एयर अंदर ली
और आपका एयरवे नैरो हो गया, ये एयरवे आपका नैरो हो गया, तो जो एयर बाहर जा रही है उसको क्या फेस करना पड़ा है, रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है, उसको एक छोटे एयरवे से बाहर निकलना पड़ रहा है एज कंपेयर टू एक बड़े एयरवे। तो अब उसको क्या होना पड़ रहा है, उसको जरा स्लो स्लो वो एयर निकलेगी। तो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं और मैं कहूं कि जी ये मेरी एयर है जो मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ये ग्राफ बनाता हूँ मैं आपको एक और उस पर दिखाता हूँ। लेट्स सी, देखिए जी, फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ये मैं लगाता हूँ टाइम, और ये मैं कहता हूँ कि वॉल्यूम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हम टाइडल वॉल्यूम लेते हैं वो 0.5 लीटर्स होता है। इफ यू रिमेंबर, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम 3 लीटर्स तकरीबन बताया था, 1200 मैंने एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम बताया था, 1100, और 1200 मैंने तकरीबन आपको वो बताया था रेजिडुअल वॉल्यूम या रिजर्व वॉल्यूम जो बताया था, ठीक है। तो ये तकरीबन मिला के 4600 होता है, और इसको हम कहते हैं, तो टोटल होता है 5800। इसमें से अगर मैं ये तीन चीजें ले लूं, 0.5 यानी कि 500 ml, 0.5 का मतलब 500 ml, और 3000 ml ये इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, और 1100 मैंने लिया आपका एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, तो ये मिला के टोटल कितना होता है 4600। और रिमेंबर मैंने कहा था 4600 इज योर वाइटल कैपेसिटी, अगर आपको पुराना मेरा लेक्चर याद हो तो। और डेफिनेशन में मैंने कहा था वाइटल कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ द एयर विच वी टेक इन फोर्सफुली एंड देन टेक आउट फोर्सफुली। यानी कि आपने अगर जोर से सांस लिया जिसमें आपने टाइडल वॉल्यूम ले लिया, जिसमें आपने इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम ले लिया, जिसमें आपने एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम पहले से आपका मौजूद था, अब आप फोर्सफुली क्या कर रहे हो, एक्सपायर कर रहे हो, तो आप जो अमाउंट निकालोगे दैट अमाउंट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी, और 4600 है। सो अगर आप एक नॉर्मल आदमी को कहो कि अपना एक्सहेल करो, तो वो इस तरह एक्सहेल करेगा, लेट मी सी, वो इस तरह एक्सहेल करेगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसका मतलब है उसने टाइम जैसे 0 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, ये 6, ये 7, ये 8, और ये 9, मैं कहूँ कि जी जनाब 9-10 सेकेंड के अंदर उसने अच्छी खासी एयर जो है अपनी बाहर निकाल ली, तकरीबन 4.6 लीटर्स पूरी बाहर निकाली, ठीक है। अगर एक ऑब्स्ट्रक्टिव वाला पर्सन होगा ना, तो वो देखो इस तरह अपनी एयर बाहर निकालेगा, देखो क्या पता चला आपको, पता ही चला, मैं थोड़ा सा और कर दूं, पता ही चला ये, पता ही चला कि जी, पता क्या चला, पता ही चला कि ये आदमी जो ऑब्स्ट्रक्टिव वाला है वो भी उतनी ही एयर निकाल रहा है, देखो तकरीबन उतनी ही एयर निकाल रहा है ये 4.6, बट वो टाइम क्या कर रहा है, वो टाइम ज्यादा ले रहा है। और वो आदमी जो एक नॉर्मल था उसने बहुत जल्दी जो है, देखो यहाँ पे देखो टाइम कितना ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, और यहाँ देखो यहाँ पे भी एंड में भी टाइम क्या ले रहा है, ज्यादा। इससे ही पता चला कि जनाब वो लोग जिनके अंदर एयर ट्रैपिंग हो रही है, या जिनके अंदर एयर जो है वो नैरोइंग ऑफ द एयर पैसेज वे हो रहा है, या किसी वजह से एयर फंस रही है, ट्रैप हो रही है, वो अपना वाइटल कैपेसिटी या अपनी एयर तो बाहर निकालेंगे, बट इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो आदमी अपनी एयर बाहर निकालता है वो ज्यादा देर तक सांस को बाहर निकालता रहता है, एंड इट विल टेक मोर टाइम टू एक्सेल होल अमाउंट ऑफ द एयर। बात समझ में आई मेरी, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में आदमी एयर बाहर निकालेगा, बट इट विल टेक मोर टाइम एज कंपेयर टू दोज हु आर नॉर्मल।
एवरीबडी इज हियरिंग मी? आवाज आ रही है सबको? काइंडली रिस्पॉन्ड मी इन चैट। हेलो। ओके ओके गुड। सो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंक्रीज इन एयरवे रेजिस्टेंस, ऑल्ट्रेशन इन द ल्यूमिन ऑफ द एयरवे, मैंने कहा ऑल्ट्रेशन हो जाए, नैरोइंग हो जाए, ऑल्ट्रेशन इन द वॉल ऑफ द एयरवे, ना सिर्फ ल्यूमिन बल्कि वॉल, अगर कोई एडिमा वगैरह हो गया वॉल के अंदर तो वो भी ल्यूमिन को नैरो करेगा। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज की बहुत सारे एग्जांपल है, उसमें एम्फाइसीमा आती है जिसमें आपकी इलास्टिसिटी ऑफ द एल्वियोलाई खत्म हो जाता है, एयर ट्रैप हो जाती है। एस्थमा आता है जिसमें आपका एयरवे की नैरोइंग होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आता है। सो एस्थमा में हम क्या करते हैं, एयरवे स्मूथ मसल्स सेल्स बिकम हाइपरट्रॉफिक। देखो ये बात बता रहा है कि एस्थमा में एग्जांपल दे रहा है कि जो आपकी स्मूथ मसल की वॉल है वो मोटे हो जाते हैं, हाइपरट्रॉफिक हो जाते हैं। क्यों? एलर्जिक इन्फ्लेमेशन विद द हाइपरट्रोफाइड म्यूकस ग्लैंड। एस्थमा इज एलर्जिक कंडीशन, उसमें एलर्जी की वजह से 100% होती है। इसे हम कहते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और उसमें क्या होता है कि एलर्जी की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है और आपका म्यूकस ग्लैंड जो होते हैं बहुत ज्यादा हाइपरट्रोफाइड या मोटे मोटे हो जाते हैं। या फिर हम ब्रोंकियल वॉल की एडीमा हो जाए, उसके अंदर पानी भर जाए इन्फ्लेमेशन की वजह से, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल सेल जिसकी वजह से एयरवे नैरो हो जाती है। तो ल्यूमिन नैरो हो गई, मसल्स हाइपरट्रोफाइड हो गए उससे भी ल्यूमिन नैरो हो गई, एलर्जी इन्फ्लेमेशन से एडीमा हो गया उससे भी नैरोइंग हो गई, एंड दिस ऑल लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ठीक है जी। अभी आपको एग्जाम्पल दे रहा है एम्फाइसीमा की। जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो ये नॉर्मल लंग है, दिस इज द नॉर्मल लंग। अगर आप यहाँ देखो, ये देखो ये नॉर्मल लंग है। ठीक है, ये जनाब आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, ये आपके टर्शरी ब्रोंक्यूल्स है, ये आपके एल्वियोलाई। अब आप देखो ये एल्वियोलाई किस तरह आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि जब ये इनके अंदर एयर अंदर आएगी, व्हेन एयर कम्स इन, तो ये डायलेट हो जाएंगे, फूल जाएंगे। और फिर जब एयर बाहर जाने का वक्त आएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एयर को बाहर फेंक देंगे। अब ये दो तरह की इसने हमें एम्फाइसीमा दिखाया, एक सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसीमा दिखाया, एक पैन लोब्यूलर। आप अगर इन दोनों के टाइप्स में ना जाओ तो कोई मसला नहीं है। पैन का मतलब पूरे का पूरा लोब्यूल, ये देखो पूरे का पूरा लोब्यूल, ये पूरा रेस्पिरेटरी डक्ट, आपकी एल्व्यूलर डक्ट, एल्व्यूलाई सब जो है वो डायलेट हो गए। और सेंट्री लोब्यूलर का मतलब है सिर्फ रेस्पिरेटरी जो आपकी एल्व्यूलर डक्ट वगैरह है वो डायलेट हुई है, एल्व्यूलाई नॉर्मल। सो हमारा अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन में ना जाओ, यू कैन से कि एम्फाइसीमा में क्या होता है कि जी जो एल्व्यूलर वॉल है और जो एल्व्यूलर डक्ट्स हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वो डैमेज हो जाती है, उनके अंदर वो इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है कि वो एयर को वापस कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर फेंक सके। तो उसकी वजह से एयर अब यहाँ पे अंदर ही अंदर ट्रैप होना शुरू हो जाएगी, ये एयर अंदर ही अंदर ट्रैप होगी, एंड एयर विल नॉट गो आउटसाइड। और एयर की ट्रैपिंग की वजह से हम क्या कहेंगे, इसे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज। हालांकि कोई बज़ाहिर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, अभी यहाँ पे कोई नैरोइंग भी नहीं है, मगर ये इसकी जो वॉल है, जो हमने बताया दो कॉजेज बताए थे ना, ऑल्ट्रेशन इन वॉल, तो ये ऑल्ट्रेशन इन वॉल हो गया। रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज ऑन द कॉन्ट्ररी कैसे पाएंगे? देखो इसमें तो क्या था कि हवा अंदर जा सकती थी मगर बाहर निकलने में मसला था। अब रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि मैं यूं कहूं, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ये एयरवे है, ये लंग्स हैं आपके। ठीक है, ठीक है जनाब। और मैं ये कहूँ कि यहाँ सही एयर अंदर आ रही है, मगर अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इतना पानी है, इसका हम कहें प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोनिया, प्लूरल एस्पायरेशन, पल्मोनरी एस्पायरेशन। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी वजह से पानी भरा हुआ है, यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है, ये पानी है, वाटर है, पाइमिया, कोई भी कंडीशन कह लो। अच्छा तो क्या होगा, मुझे जवाब दो, आंसर मी इन चैट। जो एयर अंदर जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं 0.5 लीटर एयर अंदर लेता हूँ हर ब्रीदिंग में, और जब डीप ब्रीदिंग करता हूँ तो 3 लीटर एयर लेता हूँ, तो क्या 3 लीटर या 0.5 लीटर अंदर जा सकेगी पूरी की पूरी? नो, बिकॉज
एल्वियोलाई आपके क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। नीचे से पानी पानी क्या करेगा, पानी एल्वियोलाई को प्रेशराइज करेगा, और एल्वियोलाई अगर नॉर्मली ऐसे हैं, मैं यूं बना रहा हूँ एल्वियोलाई, तो अब एल्वियोलाई ऐसे हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, बिल्कुल आपको नजर ही नहीं आएगा एल्वियोलाई का। इसका मतलब ये हुआ कि एल्वियोलाई को वो कंप्रेस कर रहा है। एक बात तो ये, जैसे ये मैंने कॉज बताया, देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है हाइड्रोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स, हीमो मतलब ब्लड आ जाए। अच्छा, कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, वो क्या कर रही है, पानी वानी नहीं भर रहा, मगर वो एल्वियोलाई को जाके फाइब्रोज्ड कर रही है। वो एल्वियोलाई की वॉल को क्या कर रही है, फाइब्रोज्ड कर रही है। तो फाइब्रोसिस की वजह से एल्वियोलाई की इलास्टिसिटी कायम रहेगी, इलास्टिसिटी होगी, एल्वियोलाई फूलेंगे और सिकुड़ेंगे, नहीं। तो एल्वियोलाई जब स्टिफ हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे, तो उनके अंदर एयर क्या आएगी, कम आएगी। तो दो रीजन मैंने बताए, एक पानी हो जाए, एक फाइब्रोसिस हो जाए, ठीक है। एक तीसरी कंडीशन है सार्कोइडोसिस, काइफोसिस, बीमारियां होती हैं, पोस्चर होता है, बहुत सारे लोगों को कुबड़े होके चलते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो उनका भी लंग अंदर की तरफ दब जाता है। तो कोई भी कोई मेडिसिन है या कोई टॉक्सिन्स हैं जिन्होंने डैमेज कर दिया है किसको, आपके लंग्स को, या लंग्स को खत्म ही कर दिया। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा टॉक्सिन या मेडिक, जैसे आजकल वायरस है, ओह दैट्स वेरी गुड, आजकल वायरस है। अब वायरस में क्या हो रहा है, इस कोरोना वायरस के अंदर फाइब्रोसिस हो रही है लंग्स की, लंग टिश्यू डैमेज हो रहा है। जब लंग टिश्यू डैमेज, सारी बात है, ये टॉक्सिन है, ये एक फॉरेन पार्टिकल है, तो लंग के अंदर एयर नहीं जाएगी, आदमी उतनी एयर नहीं ले सकेगा जितनी एयर नॉर्मली उसको लेनी चाहिए। और जब वो उतनी एयर नहीं लेगा तो जाहिर बात है वो उसके ब्लड को उतनी एयर नहीं मिलेगी। तो किसी भी वजह से, फॉर एनी रीजन, इफ देयर इज अ लिमिटेशन इन एक्सपेंशन ऑफ द लंग, देखो ये ऊपर बता रहा है, इफ देयर इज अ लिमिटेशन इन एक्सपेंशन ऑफ द लंग, आप किसी भी ऐसी कंडीशन की वजह से जब लंग फैल ही ना सके, जब फैलेगा नहीं तो बाहर एयर निकालेगा क्या, वहां पे तो मसला ये था, ऑब्स्ट्रक्टिव के लंग फैलता सही था। डिस्निया, देखो डिस्निया क्या है, डिस्निया डिजीज नहीं है, डिस्निया सिम्टम है। आप यूं नहीं बोलोगे किसी डॉक्टर को जाके मुझे रेस्ट्रिक्टिव डिजीज हो गई है, मुझे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हो गई है। आप डॉक्टर के पास पेशेंट आके कंप्लेन करेगा मुझे सांस में तकलीफ हो रही है, अब वो डॉक्टर का काम है कि सांस में तकलीफ किस वजह से हो रही है। सो डिस्निया इज नॉट अ डिजीज, डिस्निया इज कॉल्ड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एंड इट इज लाइक वी कैन से कि हम कह सकते हैं ये सिम्टम है जो कि मरीज आके हमें बताता है। व्हाट माय पॉइंट। अब वो सिम्टम किस वजह से होता है, सर डू दीज डिजीज चेंज जस्ट इन द शेप ऑफ द एल्वियोला, और ऑल्सो जाहिर बात है जब एल्वियोलाई का शेप चेंज करोगे, एल्वियोलाई के अंदर आपके फाइब्रोसिस हो जाएगी तो वॉल्यूम कम आएगा ना भाई। एल्वियोलाई के अंदर अगर बहुत फैल गया एल्वियोलाई एम्फाइसीमा के अंदर तो वॉल्यूम ज्यादा आएगा भाई। तो शेप के ऊपर वॉल्यूम चेंज होता है, नॉट बाय द, दिस डिजीज विल नॉट चेंज द वॉल्यूम, बट दिस डिजीज विल चेंज द शेप विच लीड्स टू चेंज इन द वॉल्यूम, इस तरह हम बात करें। अच्छा जी, सो लिमिटेशन, अब मैंने पहले क्या बात बताई ऑब्स्ट्रक्टिव में, कि एयर अंदर नॉर्मल जा रही है, लंग अंदर नॉर्मल एक्सपैंड हो रहा है, बट लंग को एक्सपायर करने में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि लंग एक्सपैंड ही नहीं हो पा रहा, लंग को प्रॉब्लम किस में है, एक्सपेंशन में। तो भाई जब एयर जाएगी कम तो निकलेगी भी कम। गॉट माय पॉइंट, मेरा बात समझ में आ रही है। जब एयर जाएगी कम तो निकलेगी भी कम। अब मैं यहाँ ये ग्राफ अगर दिखाऊं आपको, ये वाला ग्राफ, तो मैंने पहले कहा था कि जी एयर जो है इस वाले ग्राफ में अगर आप देखो, एक पर्सन था जो नॉर्मल इनहेल कर रहा था, ये मैं नॉर्मल लाइन लिख देता हूं, और ये मैं ऑब्स्ट्रक्टिव, एक पर्सन जो नॉर्मल इनहेल कर रहा था तो वो नॉर्मली अपनी एयर को बाहर निकाल रहा था, ठीक है। एक पर्सन जो ऑब्स्ट्रक्टिव वाला है, जब वो एक्सेल करता है तो वो नॉर्मली एयर को, सारी की सारी एयर इन द एंड तो बाहर निकाल देता है, बट इट विल टेक मोर टाइम। जैसे यहाँ पे 9 से 10 सेकंड में एयर सारी बाहर आ गई थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है इसको बाहर निकालने में। देखो ये यहाँ पे तकरीबन मैं कर रहा हूँ, ये ग्राफ यहाँ बनाऊं तो तकरीबन 10 से 12 सेकंड ले रहा हूँ, ये 12 से 13 सेकंड ले रहा हूँ। अब रेस्ट्रिक्टिव कहाँ लाई करेगा, रेस्ट्रिक्टिव में प्रॉब्लम एयर लेने में है और एयर निकालने में है, यानी कि वो फाइब्रोज्ड हो गए, वो कड़क हो गए, तो वो एयर लेंगे कम। अब क्या होगा कि वो एयर यहां से निकालना शुरू करेंगे,
जबरदस्त, बना रहा हूं मैं, जबरदस्त जबरदस्त। ये क्या हो गया? ओहो, व्हाट इज दिस? अब मैं आपको बताता हूँ। ये 4.6 लीटर इसने एयर निकाली। किसने? नॉर्मल वाले ने भी, और आखिर में ऑब्स्ट्रक्टिव वाले भी तकरीबन पूरी ही निकाल दी। इसका मतलब है इन दोनों की नॉर्मल में मैं लिखता हूं नॉर्मल, ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव। तो नॉर्मल में वाइटल कैपेसिटी तो नॉर्मल रही, और ऑब्स्ट्रक्टिव में भी नॉर्मल रही। वाइटल कैपेसिटी में 4.6 लीटर निकाली ना भाई इसने, मैंने कहा था द अमाउंट ऑफ एयर विच वी इनहेल फोर्सफुली एंड देन एक्सहेल फोर्सफुली, तो दोनों में नॉर्मल थी। मगर अगर रेस्ट्रिक्टिव में देखो, तो ये देखो वाइटल कैपेसिटी यहीं कहीं खत्म हो गई। इसका मतलब है तकरीबन मैं अंदाजा लगा लूँ कि ये तकरीबन 2.8 लीटर्स पे खत्म हो गई। तो इसका मतलब है यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी कम है, डिक्रीज है। क्यों? मुझे जवाब दो। मैंने अभी बताया रेस्ट्रिक्टिव में क्या मसला होता है, अभी मैंने बताया था रेस्ट्रिक्टिव में क्या प्रॉब्लम होती है। टेल मी, क्यों वाइटल कैपेसिटी कम है इसकी? हेलो स्टूडेंट्स, फाइब्रोसिस ऑफ द लंग है। तो फाइब्रोसिस क्या करेगा? एयर इनहेल ही कम करेगा भाई। जब एयर इनहेल कम करेगा तो एक्सहेल भी कम करेगा। दैट्स वेरी गुड। तो एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात जिससे हमें पता चलता है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है या रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, ये जो मैंने बनाया है ना फर्स्ट सेकंड पे गोला, इसे कहते हैं FEV1। क्या कहते हैं इसे? FEV1। तो बताएगा ये क्या होता है FEV1? ये फर्स्ट सेकंड पे मैंने गोला बनाया। FEV1 बड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा आपको। FEV1 इज कॉल्ड फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड। ये तो टोटल अमाउंट ऑफ द एयर है जो इन्होंने निकाली है। बट FEV1 क्या है? फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड। ये फर्स्ट सेकंड मींस अगर आप गौर से देखो तो नॉर्मल के अंदर अगर इस बंदे ने 4.6 निकाला है, तो मैं कहूं कि जनाब इसने, मैं एक और ग्राफ आपको बना के दिखाता हूं, एक और आपको स्लाइड बनाता हूं, उसमें दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यू कहूं, से फॉर एग्जाम्पल अगेन हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, टाइम एंड वॉल्यूम। मैं कहता एक नॉर्मल आदमी ने सांस लिया और वो 4.6 लीटर्स एक्सेल कर गया। 4.6। एक ऑब्स्ट्रक्टिव वाले ने लिया और उसने भी 4.6 लीटर अचीव कर लिया। एक रेस्ट्रिक्टिव वाले ने लिया मगर उसने कम अचीव किया, उसको हम कहते हैं कि उसने सिर्फ एग्जाम्पल 3.8 लीटर्स अचीव किया। अब ये बात तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि जनाब, क्योंकि नॉर्मल और ऑब्स्ट्रक्टिव में आप एयर नॉर्मली लेते हो, दोनों में से फर्क इतना होता है कि नॉर्मल वाले में आप एक्सहेल भी नॉर्मल कर देते हो, जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव वाले में आप एक्सहेल देर से करते हो, तो उसको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। और जब उसको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा तो वो देर से एक्सहेल करेगा। ठीक है, तो ये तो बात समझ में यहाँ पे आ गई। देखो देर से एक्सहेल कर रहे हैं यहाँ पे, और वो नॉर्मली जल्दी एक्सहेल कर रहे हैं। जबकि रेस्ट्रिक्टिव में देखो निकाल ही कम रहा है, तो वो बात भी आपने क्लियर कर दी कि सर इनटेक कम होगा बिकॉज फाइब्रोसिस हो रही है। मगर अब मैंने बात की थी आपकी FEV1 की, मैंने बात की थी आपकी FEV1 की। ये फर्स्ट सेकंड में जो आता है, एक मिनट सॉरी, मुझे अपना पॉइंटर दोबारा ये फर्स्ट सेकंड में आप देख रहे हो, ये फर्स्ट सेकंड, ये तो बाकी फिर सेकंड है,
फिर थर्ड सेकंड है। मगर फर्स्ट सेकंड में अगर आप देखो, अब आप गौर से देखना, मैं आपको पॉइंटर का कलर चेंज कर रहा हूं। देखो फर्स्ट सेकंड में नॉर्मल वाले ने अगर मैं कहूं, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो रही है, मैं कहूं कि नॉर्मल वाले ने अगर तकरीबन 4 लीटर एयर निकाली, मैं इसको एक अजम्पशन बना रहा हूं, मेरी लाइन आगे पीछे हो रही है, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव वाले ने 4 से कम निकाली है, ठीक है, तकरीबन इसने निकाली है 3 लीटर। और अगर मैं रेस्ट्रिक्टिव वाले को देखूं, तो भाई रेस्ट्रिक्टिव वाले ने तो टोटल निकाली ही, मैं यहाँ पे 3.8 की फिगर को चेंज करके मैं कर देता हूँ 4.5, 4.4। उसने तो निकाली टोटल 4.4 थी, उसमें से फर्स्ट सेकंड में उसने 4 निकाल दी तकरीबन। मेरे पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हो? मैं आपको इस ग्राफ में अगर समझा सकूं, मेरे पास अगर ये ग्राफ आ जाए, ये रहा, चल यहाँ भी ये ग्राफ, ये वो ग्राफ ऊपर था, मैं ऊपर बना रहा था, ये ग्राफ नीचे बन रहा है। चलो ये अच्छा ग्राफ देखो। नॉर्मल में, नॉर्मल वाले ने टोटल कितना बाहर निकाला एयर? 4, फोर्स वाइडल कैपेसिटी 5, सॉरी 5, ये रहा 5। और उसका FeV1 कितना था? 4 लीटर, यानी कि उसने पहले सेकंड में कितना निकाल दिया? ये पहला सेकंड, ये रहा पहला सेकंड, ये पहला सेकंड। तो मेरा पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हो? गौर से सुनो दोबारा, कि नॉर्मल वाले बंदे ने 5 लीटर एयर टोटल निकाली, और पहले ही सेकंड में कितना निकाल दिया? 4। तकरीबन 80% उसने बाहर फेंक दिया, तकरीबन 80% उसने क्या किया? बाहर एक्सहेल कर दिया। गुड अनफ। ऑब्स्ट्रक्टिव में आ जाओ। ऑब्स्ट्रक्टिव वाले ने टोटल एयर निकाली 3.1, अगर कोई भी आदमी, और उसने पहली सेकंड में निकाली 1.3 लीटर, जो कि 42% होता है। फाइन इनफ। तीसरा, एक आदमी है जिसने टोटल एयर निकाली 3.1 और पहले सेकंड में निकाल दी 2.8, तकरीबन 90%, ठीक है। एक आदमी नॉर्मल है, उसने 80% एयर निकाल दी पहले सेकंड में। एक आदमी ऑब्स्ट्रक्टिव है, उसने सिर्फ 42% एयर निकाली पहले सेकंड में। एक आदमी रेस्ट्रिक्टिव है, जिसने 90% एयर निकाल दी पहले सेकंड में। आपकी नजर में कौन से दो ग्राफ सही हैं? बिल्कुल अपना एक गैस करो, जो अभी तक समझ पाए हो उसके हिसाब से। विच टू पीपल आर नॉर्मल, वी कैन से, और हम कहें रेस्ट्रिक्टिव वाला नॉर्मल लग रहा है आपको? रेस्ट्रिक्टिव एंड नॉर्मल, अच्छा ठीक है, गुड, वेरी गुड आंसर फराज। एनीबडी एल्स? कौन से दो ग्राफ है जो सही लग रहे हैं कि हाँ यार ये दोनों सही है? 1 और 3, वेरी गुड। अब आपने क्यों बोला? क्योंकि इसने 90% निकाला। एक मेरी चीज गौर से अभी सुनना और इसको लिख लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी आदमी की फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो भी हो, वट एवर इट इज, पहला पहला पॉइंट, मैं पहला पॉइंट, इफ द पर्सन हैज फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम मोर देन 70 या 80, कुछ बुक 70 लिखती है, कुछ बुक्स 80 लिखती है, मैं 80 ले लेता हूँ। इफ, दोबारा दोबारा गौर से सुनो, इफ फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड is more than 80%. If force expiratory volume in first second is more than 80%, we can label it as a normal. तो आप कहोगे सर, ये तो आप नॉर्मल को भी नॉर्मल कह रहे हो, रेस्ट्रिक्टिव वाले को भी नॉर्मल कह रहे हो, मगर दूसरा जुमला भी तो सुनो। Force vital capacity should also be normal according to the age, height and weight. तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी भी आपकी क्या होनी चाहिए?
नॉर्मल होनी चाहिए उस आदमी की एज और हाइट के हिसाब से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आदमी जो 5 लीटर एयर ले रहा है, ये आदमी जो 3.1 लीटर एयर ले रहा है, और ये आदमी जो 3.1 लीटर एयर ले रहा है, उसमें से ये दोनों आदमी तो अपनी नॉर्मल रेंजेस पे थे, यानी कि इन्होंने नॉर्मल एयर को इनहेल और एक्सहेल किया, बट इसकी जो एयर गई है वो ही कम गई है। अब आप सवाल पूछोगे सर ये कैसे आपने डायग्नोस किया? तो थोड़ी सी कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट की है इस स्लाइड के अंदर, थोड़ी सी कंफ्यूजन स्लाइड में क्रिएट हुई है, क्योंकि स्लाइड मैंने बनी बनाई कहीं से डाउनलोड की थी। ये स्लाइड मैंने बनी बनाई डाउनलोड की थी। मैं अगर इन वैल्यूज को चेंज कर दूं और आपको आसानी के लिए मैं अगर बोलूं कि FeV1 4 और यहाँ 5, मैं तीनों को 5 कर देता हूँ, और यहाँ 1.3 और यहाँ 5 और यहाँ 4.2। चलो मैं 1.3 भी नहीं करता, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2.3। अब जरा निकालना 5 का 2.3 कितना परसेंट हुआ? 5 का 2.3 कितना परसेंट हुआ? अराउंड 50%। अब मैं आसानी के लिए बना रहा हूँ, और ये कितना हो गया? तकरीबन 80, कितना परसेंट हो गया ये? 82 हो गया, नहीं 84 हो गया, ये वाला, ये रेस्ट्रिक्टिव वाला, तकरीबन 84%, और ये 80%। अब मेरा पहला जुमला क्या था कि अगर किसी आदमी का FeV1 80% या 80% से ज्यादा है तो उसको हम नॉर्मल डायग्नोज करेंगे। ठीक है, फिर थोड़ी सी गलती कर दिया, फिर थोड़ी सी मिस्टेक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, इसको मैं गाइड करता हूँ। इसको मैं करता हूँ 4 में। मैं करता हूँ इसको से फॉर एग्जाम्पल 3.5 लीटर, सही। मैं इसको बनाता हूँ जनाब 3 पॉइंट, ऐसा बनाऊँ राउंड फिगर जिससे आपको आसानी रहे, तो मैं 3 लीटर्स कर दूँ, और 3 लीटर्स करने के बाद मैं कर देता हूँ जी 2.7 लीटर्स इसकी FeV1 थी, तो 90%। अब मैंने आपको एक केस बना के दिखाया। मैं कहता हूँ एक आदमी है जनाब, 5.5 फुट का है, उसका वजन जो है वो 70 किलो है, और जब वो एयर इन्हें, 3 आदमी हमारे पास, ठीक है, 70 किलो के, 5.5 फुट के, 5.6 इंचेस, 5 फुट 6 इंचेस के। अली गुल करियो, रोल नंबर 16। जी अली गुल बोलो, एनीथिंग? ओके, अब मेरी बात ही गौर से सुन लो, तो फिर मैं हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि 3 आदमी हैं 5 फुट 6 इंचेस के, और 3 आदमियों में से एक आदमी जो नंबर 1 हमने लिया, उसका FVC यानी कि उसने जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर इन द एयर इनहेल किया और एक्सहेल किया वो 5 लीटर्स किया। गुड। और उसका 4 लीटर्स जो है यानी कि 80% उसने पहले सेकंड में आउट कर दिया। वेरी गुड। वही आदमी है, उसने इनहेल और एक्सहेल 5 लीटर किया, मगर पहले सेकंड में 2.3 निकाला, यानी कि 50 लीटर्स निकाला। ओ, इसका मतलब है कम निकाला पहले सेकंड में, मगर देखो नीचे 5 लीटर्स नॉर्मल है। तीसरा आदमी है जिसने उसी हाइट का, उसी वेट का, मगर उसने इनहेल और एक्सहेल ही कितना किया? 3 लीटर्स किया, मगर उसमें से पहले सेकंड में 2.7, यानी कि वो हमारे एक क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है कि FeV1 शुड बी मोर देन 80, मगर वो दूसरे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा कि उसका जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी यानी कि जो लेने की, सक करने की और एक्सहेल करने की एबिलिटी थी वो ही कम थी। तो अब हमें दो बातें पता चली, दो चीजें लेनी है कि हमारी फोर्स वाइटल कैपेसिटी अगर अकॉर्डिंग टू हाइट एंड वेट नॉर्मल है, और अगर उसका 80% पहले सेकंड में निकल रहा है, जैसे पहला केस है कि उसकी FVC भी नॉर्मल है और उसका
FeV1 भी मोर देन 80 है, तो हम उस पर्सन को नॉर्मल लेबल करेंगे। और अगर एक आदमी है जिसका FVC तो नॉर्मल है, यानी कि उसने लेने की एबिलिटी नॉर्मल है, निकालता भी नॉर्मल है, मगर वो पहले सेकंड में क्या करता है, 80% से कम निकालता है, तो उसे हम कहेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। एक तीसरा आदमी है जो निकालता पहले सेकंड में 90% है, मगर भाई वो 90% इसलिए निकाल रहा है कि वो ले ही कम रहा है, उसको निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ले ही कम रहा है, तो निकाल भी फोर्सफुली वो कम निकाल रहा है टोटल, पहले सेकंड में वो ठीक है ज्यादा तेजी से निकाल रहा है। तो हमारी दो चीजों के ऊपर हम तीन बीमारियों को डायग्नोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दैट मीन्स एनी पर्सन शॉर्ट इन हाइट हैविंग स्लिम बॉडी इफ ही हैज रेस्ट्रिक्टेड डिजीज विल बी कंसीडर्ड ऑल नॉर्मल। नहीं 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 भाई, जब वो शॉर्ट हाइट का होगा, स्लिम बॉडी का होगा, तो आपने तो पहले पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस एज इस हाइट पे वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर उसकी वाइटल कैपेसिटी 3 लीटर है, शॉर्ट हाइट का बंदा है, गॉट माई पॉइंट, और अगर वो 2.7 निकाल रहा है तो सही है, तो बिल्कुल सही है अगर ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूं। मगर अगर उसकी होनी 3 लीटर चाहिए, तो वो रिस्ट्रिक्टिव वाला होगा तो लेगा 2 लीटर, क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव है तो लेगा ही कम। रेस्ट्रिक्टिव का तो मतलब ही ये हुआ ना कि नॉर्मल से कम, तो अगर आप नॉर्मल को कम करोगे तो रेस्ट्रिक्टिव तो और कम हो जाएगी ना मेरे भाई। अगर आप एक 10 साल का बच्चा उठाओगे और उस बच्चे की हाइट भी कम है, वेट भी कम है, स्लिम बॉडी है, तो जाहिर बात है उसकी वाइटल कैपेसिटी 5 लीटर्स तो नहीं होगी। एक बात और भी तो बताना है, ठीक है। हाँ समझ में आ गई, गुड। तो इससे साबित ये हुआ कि आपको पहले तो नॉर्मल पता होना चाहिए। अब नॉर्मल हमने तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला लगा दिया कि जी नॉर्मल 4.6 लीटर्स होती है वाइटल कैपेसिटी, ये 5 लीटर्स होती है। ऐसा नहीं होता, बच्चा आएगा तो उसकी नॉर्मल कम होगी, रेस्ट्रिक्टिव में और कम हो जाएगी। गॉट माई पॉइंट। तो अब आपके पास एक पेशेंट आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, और आप उसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाते हो। याद है जो मैंने पिछले वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज आपको करवाए थे, अब आप उसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाते हो। ये देखो जी, अब यहाँ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की वैल्यू आ जाती है। आपने कहा जनाब 5.6 का बंदा है, 70 kg उसका वजन है, आपने उसके फॉर्मूले के हिसाब से कहा कि जी इसकी वाइटल कैपेसिटी 5 लीटर्स होनी चाहिए। आपने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया, आपने कहा जी वाइटल कैपेसिटी तो 5 लीटर्स आ गई, मगर उसका जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड था वो कम आया है। तो आप बोलोगे सर ये ऑब्स्ट्रक्टिव है। फिर आपका दूसरा बंदा आया, वो भी डिस्निया के साथ आया, आपने उसकी स्पायरोमेट्री की, उसके पल्मोनरी फंक्शन किए, आपने कहा इसकी भी 5 लीटर्स होनी चाहिए, मगर इसकी आ ही 3 लीटर्स रही है। एक बात, दूसरा, ये निकाल पहले सेकंड में ज्यादा रहा है, तो दोनों क्राइटेरिया पे फिट हो रहा है, तो ये रेस्ट्रिक्टिव का पेशेंट है। तो एटलीस्ट आपके सिर्फ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से आप बंदे को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हो, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव। फिर आप फर्दर डायग्नोसिस बनाते हो कि यार ऑब्स्ट्रक्टिव है तो कौन सी और रेस्ट्रिक्टिव है तो कौन सी, ठीक है। एक और बात करके मैं बात को खत्म करता है, जब हम एयर वेंटिलेशन करते हैं, या मैं यहाँ तक रखूँ आज, मेरे ख्याल में इतना बहुत है, ये मैं एयर एल्वियुलर प्रेशर्स एंड ट्रांसफर, ठीक है। एफईसी नॉर्मल और ऑब्स्ट्रक्टिव दोनों की ऑलमोस्ट सेम होगी, हाँ ना भाई। मैंने क्या बताया था, एफईसी इसलिए नॉर्मल और ऑब्स्ट्रक्टिव की सेम होगी कि पर्सन को एयर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरी एयर अंदर ले लेगा, मगर निकालने में प्रॉब्लम है, तो जो नॉर्मल वाला होगा वो जल्दी निकाल देगा, ऑब्स्ट्रक्टिव वाला वो निकालेगा तकरीबन उतनी ही या उससे थोड़ी कम, मगर थोड़ी देर से निकालेगा। इसीलिए तो देखो FeV1 कम है उसका, वो देर से निकाल रहा है, स्लो स्लो निकाल रहा है, बिकॉज दोनों ऑलमोस्ट सेम वाइटल कैपेसिटी रखते हैं। अब आगे बात समझ में, ये मैं आगे कराऊंगा, और इसको मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, एंड इसको फिर मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा व्हाट्सएप पे, और जूम उस पर भी डाल दूंगा यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहां पे भी इसको देख सकते हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, देन